Hi, this is Rujuta Divekar, and you're watching 100 Hours, 100 Stars. क्या बात है एंड यस वी हैव द स्टार रुजुता दिवेकर विद अस जो हम सबकी फेवरेट है. फर्स्ट ऑफ ऑल रुजुता, इससे पहले कि हम कुछ भी शुरू करें, हाउ आर यू? Oh, I'm fine. How are you? आई एम गुड. बिन वाचिंग योर वीडियोस एंड Oh, आपके बीच oh, बीच में thank you. टिप्स टू वर्कआउट द योगा एंड ऑल्सो मैंने रिसेंटली देखा वो पोहा एंड दही एंड काला नमक. That's good. So Very flattering. Well done. यस. सो Hmm. हाउ इज दिस होल लॉकडाउन फीलिंग? मतलब ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि हमारे लिए अब एक महीने से ज्यादा हो चुका है एंड इट टेक्स अबाउट 21 days फॉर अ हैबिट. नाउ इट्स बीन मोर देन दैट. सो व्हाट इज योर लॉकडाउन लाइफ लाइक? कैसे चेंज हुई है आपके लिए? वेल वैसे मेरे लॉकडाउन लाइफ ये हो गई है कि अभी मैं बहुत सारा खाना बनाती हूँ अपने किचन में, जो कि मैं यूजुअली अदरवाइज नहीं बनाती थी। और बाकी मेरे जो अपॉइंटमेंट्स है, मेरा जो काम है, वो तो सब वैसे ही चल रहा है। बिकॉज एनी विच वेज वी यूज टू वर्क विद क्लाइंट्स अक्रॉस द ग्लोब, तो स्काइप, फेस टाइम, व्हाट्सएप वीडियोज, ये सब तो यूज करते ही थे। तो वो अभी भी ऑन ही है। बट यही है दैट आई मिस माई टीम, आई डोंट गेट टू मीट देम इन माई ऑफिस। तो हम लोग अपने अपने घरों से काम कर ऑलरेडी. रहे हैं एंड स्टे कनेक्टेड, या वर्चुअली। एंड आई होप दैट life goes back to staying connected even in real life, not just virtually. आई नो. व्हाट इज द वन थिंग जो आपको लगता है कि बदल चुका है आपकी लाइफ में? मतलब जैसे आपने कहा आपको सिगरेटिंग टाइम टू कुक, बट एक आदत जो आपको लग चुकी है ये लॉकडाउन की वजह से. Well, I don't know ऐसे कोई आदत है जो मुझे लग चुकी है लॉकडाउन के वजह से, बट इफ आई हैव टू से दैट देयर इज सम आदत, आई थिंक इट इज प्रोबेबली वेबिनार। बहुत सारे वेबिनार्स मैं कर रही हूँ जो कि मैं पहले कभी नहीं करती थी। आई नो या दिस इज अ वेरी वियर्ड फीलिंग बट रुचिता, जैसे ही ऑफ कोर्स हमने कहा कि वी गोना हैव यू ऑन बोर्ड टू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम. बहुत थैंक सारे लोग एक्साइटेड हैं. बिफोर वी स्टार्ट विद एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग, आप क्या कहना चाहेंगे फॉर एवरीबडी, फॉर आवर पुलिस फोर्स, फॉर द बीएमसी वर्कर्स एंड जो लोग बाहर हैं, और क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे जो अरे कंटाले तो है बोल के बाहर जाते हैं? सो आप क्या बोलना चाहेंगे? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे लगता है कि इतने बड़े कंट्री में इतने सारे पॉपुलेशन के साथ, आई थिंक पीपल हैव रियली रिस्पॉन्डेड विथ ऑल देयर माइट एंड पेशेंस टू द कॉल ऑफ लॉकडाउन। बहुत लोग हैं जो कि अंदर है और बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस इन टोटो 100% में फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे काफी बार यही बुरा लगता है कि जो कुछ लोग, maybe less than 1% if they're out, but then we just talk so much about them and we forget to thank all of these 99% of the people who are just staying in and coping up Yes, with everything, especially our yes, senior citizens. yes. They are used to going out for a morning walk. Our little children, who go down to play in the building, who go to schools and stuff. Everyone is indoors. This isn't something that any one of us was prepared for. तो कंटाला आना नॉर्मल है, पर कंटाला आने के बावजूद जो पब्लिक अंदर रह रहा है, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम। और उसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि हमारे जो सारे कोविड वॉरियर्स है, स्पेशली जो पुलिस फोर्स है, आई थिंक व्हाट दे आर डूइंग इज अ फिनोमिनल जॉब, बिकॉज बीइंग being a police person, I think, is you probably are always just facing so much criticism. Even though you do so much of work, आपकी हर एक गलती limelight में आ जाती है, and so many things that you may have done which are otherwise correct are probably just ignored. But मैं मुंबई पुलिस के साथ काफी सालों से जुड़ी हुई हूँ. इनफैक्ट for the last for the last 7 years, but in a big way in the last 3 years. तो मैं उनके साथ काफी कुछ काम करती हूँ फॉर देयर फिटनेस, फॉर देयर फूड, हेल्थ एंड स्टफ. इनफैक्ट वी इवन हैव लाइक अ लिटिल बुकलेट फॉर देम कि आपको क्या क्या करना चाहिए, स्पेशली बंदोबस्त के टाइम पे, व्हेन यू आर आउट देयर फॉर मेनी आवर्स. But the other day, I got a call from Malad police station, and it was, one of the officers said to me कि मैडम तुम्हें आमच्यासाठी तर खूप खूप करता, आप हम लोग के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, बट एक्चुअली जो लोग अभी जेन्युइनली बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, वो लोग हैं फ्रॉम द बीएमसी.
and also all of the government hospital workers and the entire medical and non-medical staff. And he said, you know what, you should actually do something for them. So for the longest time, I've been thinking, yeah, that I need to release like a few diet guidelines for them. I haven't gotten around to doing that. But that really touched me. Came a frontline worker, like someone from Mumbai police, calls you and says that, you know, it is BMC who's doing all the job. I mean, who's really doing the tough work, you know, Yes, yes, heavy lifting is being done by the BMC. Yeah. yes. That's absolutely right. Hmm. कौन सी पहली चीज है जो आप करेंगी लॉकडाउन के बाद? What is the first thing that you're dying to do, Ruchita? ऑफिस जाऊंगी, you know, I कहाँ think पे? office जाऊंगी. I'll go to my office. I think that's the first thing that I will do. Office जाऊंगी और पूरा साफ करूंगी, झाड़ू पोछा सब करूंगी. Because इंटरनेट वहां का चलता है कि नहीं वो देखूंगी, पंखे वंखे साफ करूंगी. Because अभी इतने दिनों से पूरा बंद है, तो of course you know चालू करने के पहले साफ तो करना पड़ेगा. So that's on my agenda कि जैसे ही खुलता है first thing I go to office, clean up everything. ऑलराइट, हम सब की कोई ना कोई ऐसी कोई बातें हैं इन दिस लॉकडाउन, बिकॉज टाइम मिलता है तो कोई कुछ लिख रहा है, किसी ने कुछ नया सोचा है. लाइक हम रेमो डिसूजा से बात कर रहे थे, सो ही इज बिन थिंकिंग ऑफ अ थीम, एंड वो यू नो ये सब खत्म होने के बाद ही इज गोइंग टू वर्क ऑन दैट थीम फॉर अ फिल्म. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग जो दिस लॉकडाउन हैज गिवन यू टाइम फॉर? लाइक ऐसी कोई चीज जो आपने सोचा है कि दिस इज समथिंग यू वांट टू ट्राई एंड यू वांट टू गिव अ हिंट टू पीपल दैट यू नो कि मैं शायद ये करूंगी, या यू जस्ट यू नो मे बी अ बुक कॉन्सेप्ट या कोई चीज जो आपको इंस्पायर कर रही है? वेल, लॉकडाउन के वजह से ये हुआ है कि मुझे ऑडिबल के लिए एक बुक रिकॉर्ड करना था, जो कि अदरवाइज अगर नॉर्मल लाइफ होती तो आई वुड नीड टू गो टू अ स्टूडियो एंड रिकॉर्ड इट. पर अभी ऑडिबल वाले कह रहे हैं घर पे बैठ के ही रिकॉर्ड करो तो अभी आए फोन पे रिकॉर्ड करूंगी. So that's my lockdown thing. आपके पीछे बहुत सारी किताबें हैं, सो दिस इज योर रीडिंग रूम. Oh yeah, yeah, yeah. Well, this is my reading room and bedroom and yoga room and study room and everything. व्हाट इज योर फेवरेट बुक? किस तरह की बुक आप पढ़ती हैं? फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प? ऑफ कोर्स यू योरसेल्फ आर समवन हु हेल्प्स द वर्ल्ड, बट व्हाट डू यू लव रीडिंग? नहीं, but you know, Arjada, like one of the things is that I'm not much of a reader at all. मैं ज्यादा बुक्स पढ़ती नहीं हूँ. मैंने आई थिंक आज तक शायद टोटल मिलके 10 किताबें भी नहीं पढ़ी होंगी. आई एम मोर ऑफ अ लिसनर, सो आई एम मोर ऑफ योर यू नो रेडियो लिसनर. आई एम लाइक योर टारगेट ऑडियंस. मैं ज्यादा सुन के अपनी माइंड मेकअप करती हूँ वर्सेस रियली क्या पढ़ बात के, you know. So I am really है. that category. And probably the only book that I refer to often or that I read often is the Upanishad, जो मेरे एक one of my old clients had gifted it to me. So that is something that I enjoy reading because it's written by a Sanskrit scholar. तो वहाँ पर किसी का translation वगैरह नहीं है. You know, like it's not जी, like it's not someone else's views. So you read it and then you can make up your own mind about it. So I really enjoy reading that Upanishad that I have. क्या बात है. ओके रुजुता, कमिंग टू योर एब्सोल्यूट एक्सपर्टीज जो कि है टू एक्चुअली मेक श्योर व्हाट पीपल ईट इज राइट एंड इंस्पायर देम. आपकी एनर्जी इन योर वीडियोस फर्स्ट ऑफ ऑल एक अलग ही लेवल किया, आई मस्ट से. Oh, no, no, no. Thank you. बट कुछ मिथ्स हैं, कुछ लोग कहते हैं बातें, आप इस पर अपना रिएक्शन दें. आपको सही लगता है, गलत लगता है, क्या लगता है कि बिकॉज अदरक इज गुड फॉर हेल्थ, तो लोग खाते तो है, लेकिन अदरक हीटी भी होता है. तो कब अदरक का सेवन कैसे किया जाए, ये सवाल लोगों को आता है. इज दैट ट्रू? अदरक इज हीटी? वेल, यू नो, हम लोग के फूड कल्चर में हम लोग सारी ऑलमोस्ट सब चीजों को हीटी एंड कूलिंग के तरीके से डिवाइड करते हैं. एंड देन वी हैव लाइक सर्टन थिंग्स दैट वी ईट इन सर्टन सीजन्स बेस्ड ऑन वेदर दे आर कूलिंग और हीटिंग. जैसे बाजरा वगैरह को हीटिंग माना जाता है, तो वो हम लोग विंटर्स में खाते हैं. देर आर स्पाइसेस, टिपिकली अदरक हो या हल्दी हो या जो भी हो, they are considered to be heating, but they are neutralized when they are used in the traditional cuisine, you know. तो फिर वो ना heaty रहते हैं ना cooling रहते हैं. They are just perfect if you cook them like the way your grandmother is asking you to cook them. But then if you reduce it to a healthy shot and then have it first thing in the morning, then it's going to be a disaster, whether it is summer or it is winter. तो बहुत सारे सुपर फूड्स है
within our culture, but we have to use them like the way they've been traditionally used. Okay. A lot of people love dahi, but dahi is heaty, so sometimes people get acidity problems. What is the best time to consume dahi? Wow, I always heard that dahi is cooling, you know. Cooling, yeah, I But know. yeah, so the good time to have dahi is actually dahi is something that you can eat any time at all. अच्छा. जो दोपहर का टाइम है that is supposed to be a very good time to have dahi. इसीलिए lunch के साथ हम लोग दही खाते हैं and it is supposed to go with a main meal. इसीलिए पराठे के भी साथ कोई लोग दही खाते हैं या lunch में you can eat dahi rice so you can end your lunch with छाछ. सो जब तक कि आप घर पर दही बना रहे हो इट इज गुड ऑल द टाइम. घी इज गुड फॉर हेल्थ, लेकिन उसको सुबह एक चम्मच वार्म वाटर के साथ खाएं या ऐसी खाएं, क्या ये क्या है ये जो सडनली घी से प्यार बहुत लोगों को हो गया, विच इज ग्रेट. आई लव घी, आई एम अ पंजाबी, आई एम लाइक ओहो ब्रिंग ऑन द घी. बट बट क्या आप कहना चाहेंगी, कैसे सेवन करें इसका? वेल मेरे को तो यही लगता है कि हम लोग जो है हर एक हमारे फूड के साथ ना वी गो लाइक एक तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे नहीं तो उसको ओवर यूज करेंगे. सो अरे रुचिता ने बोला अच्छा है, बहुत खा लो बहुत खा लो. मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए. रुचिता ने बोला है बहुत है, मैं लाइक अरे यार no, no, उसका. no, no, no. All my people who follow me are very sensitive. Yeah, They they tend listen to their stomach and they know where to yes, stop yes, eating. they But yes. the thing is कि घी भी जो है घी was also a part of various things. There's no such system कि सुबह उठो और घी खाओ. You know, so I'm quite amused by this whole shot business. You know, सुबह उठो अभी हल्दी का ट्रेंड चल रहा है तो हल्दी का शॉट. You know, घी का Nimbu शॉट. shot. Nimbu shot, you know, like it's going to like just make you whatever, or constantly everything is about detox. Are itna toxic life jiyo hi mat na. So that's the Correct. main thing that one needs to do. But ghee on your paratha, ghee on your dal chawal, you know, ghee on your roti sabzi, ghee and jaggery, these are all very very sensible options to have. So one can continue having that, but just because you've now discovered that ghee is good, you can't keep doing like um, you can't be having it in non-native ways. क्या बात है. व्हाट इज योर लॉकडाउन टिप या टिप्स जो आप देना चाहेंगे लोगों को? समर है, वाट लग रही है लोगों की, स्पेशली जो लोग छोटे घरों में हैं एंड इतना स्पेस नहीं है. व्हाट आर द मूड बूस्टिंग विद अलोंग विद इम्यूनिटी बूस्टिंग I think mood boosting and या टिप्स immunity, आप देना चाहेंगे? yeah, mood boosting and immunity boosting is like surely an afternoon nap that doesn't go on endlessly, that ends in like half an hour. तो अगर आप आफ्टरनून नैप लोगे तो आपको रात को भी अच्छी नींद आती है प्लस इट विल बूस्ट योर इम्यूनिटी और ये जो शुगर क्रेविंग हो रही है लोगों को बार बार वो बिल्कुल नहीं होएगी. तो दैट्स द वन टिप दैट आई गिव. द सेकंड थिंग इज के चाय और कॉफी का ओवरडोसिंग मत करो. You know, so don't start your day with chai or coffee. Don't have chai or coffee in place of a meal. और दोपहर के 3-4 बजे के बाद चाय या कॉफी मत पियो क्योंकि फिर रात भर जागोगे and you're not even like in करेक्ट. इश्क और प्यार और कैफीन. मोहब्बत with anyone. So you know, अगर रात में बट जवान अभी अभी करने के लिए तन्हाई का जिसको गम है ना रुचिता, तन्हाई तन्हाई का. का गम. अच्छा है. आई थिंक इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू स्पेंड टाइम विद आवरसेल्व्स. हम लोग खुद के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतना डरते हैं या तो वो है कि 4 के बाद में कोई भी चाय या कॉफी मत पियो. और तीसरी चीज जिससे कि इम्यूनिटी बूस्ट होती है वो है कि यू नो आंवला. तो फिर वो आंवला का शरबत हो, आंवला का मुरब्बा हो या च्यवनप्राश हो, जिस भी फॉर्म में आपके पास आंवला अवेलेबल है या मार्केट में भी अभी आंवला मिल ही रहा है तो इफ नथिंग एल्स just उसको थोड़ा घीस के you know with a little bit of namak and stuff if you're able to eat it a little bit every day आंवले का डोज हर रोज you know then it will boost your immunity. Wow. Thank you so much for all those tips, Ruchita. बहुत Thank बहुत you. मजा आया. And I'm sure, guys, आप वो स्क्रीन पर लिंक दे सकते हैं, the QR code. Please scan it, donate for the PM Cares Fund. वहाँ पे आपको जैसे आप स्कैन करेंगे आपको एक लिंक मिलेगा. Click on the link. जितना बन पाए आपसे, there is not a certain amount that you can do. Please do that. And if there is anything you want to reach out to Rujita, please you know where to find her. Rujita, आप एक challenge देना चाहेंगी to me and to everyone, और या एक कोई चीज जो हमें follow करनी चाहिए? So let's do it. It could also be a yoga pose or a sitting exercise. Come on, you have to give us a challenge for the lockdown. कोई भी कभी भी. A challenge for the lockdown is I would say that you know don't sit on your chair for more than 30 minutes at a time.
Okay, or let me give you a challenge that is really difficult. Okay, Oh no. my challenge is that that don't roam around in your house with your phone. You know, fix one place for the phone in your house और फिर उसको उधर ही रखिए और जब चाहिए वहां तक जाइए और फोन पे देखिए और रख दीजिए because अभी पब्लिक का screen hours is going to 5 hours, 7 hours, so it is going to cost them, you know, in the near future. So I think that would be my challenge really to everyone के फोन से दूर रहिए, अपने आप के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए. And lastly, let's just your favorite Ghana, your favorite retro melody, 90s, 70s, 80s, कोई भी या indie pop जो हम एक साथ में एक line गाएंगे for everyone watching and for all our Oh COVID. Come on, let's do it. Let's do it. God. Let's do it. No, 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 no. Ah, you sing, I'll sing along with you. Okay? अरे Please. Yeah. how about गजब का है दिन? Yeah, please. Okay, but we have to sing along. One, Yeah. two, three. गजब का है दिन, देखो देखो जरा जरा ये ये दीवानापन दीवानापन सोचो जरा सोचो तुम हो तुम हो अकेले हम भी अकेले मजा अकेले आ रहा है लॉकडाउन में. कसम लॉकडाउन में थैंक यू सो मच रुचिता खूब मजा आई Thank you एंड very विशिंग much. यू लॉट्स ऑफ Thank लव you. ऐसे ही इंस्पायर Thank करते रखिए Thank you. Thank you very much for having me on your show. Thanks. Bye. वेलकम दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स. मैं रेडियो को बच्चन पीयूष हूँ और इस समय हम बात कर रहे हैं अवेई ओन जावेद अख्तर साहब से. नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स वी डूइंग इट हियर. और ये आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड आ रहा है जहां से आप बिल्कुल जा करके अपना डोनेशन दे सकते हैं. जावेद साहब, जैसे कि रवायत है कि आने वाले मेहमान का सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है. अब मैं और आपका इंट्रोडक्शन दूंगा, मतलब अपने आप से सवाल है कि मैं दूंगा जावेद साहब के बारे में इंट्रोडक्शन. वाह जी वाह. तो जावेद साहब, मुझे जो पहली चीज आपके बारे में याद आती, बहुत पहले शेर एक पढ़ा था और मुझे लगा था ये किसने लिखा है. और उस दिन से फिर मुझे पता चला कि आपने लिखा है कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा. So that was my first interaction with an anonymous person who wrote this. And then came जावेद साहब. तो जावेद साहब, मुझे ये बताएं आप सबसे पहले कि कभी ऐसा हुआ है कि आपको अपना इंट्रोडक्शन देने की किसी को जरूरत पड़ी हो? ये सारी जिंदगी जो ही हुए तो कुछ पिछले बरस है, समझिए बचपन में, स्कूल में, कॉलेज में, जब फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो कम से कम 5-6 साल शुरू तो इंट्रोडक्शन ही देना पड़ता था ना. फिर चलिए कुछ काम वाम ऐसा चल गया कि लोग पहचानने लगे. लेकिन आपको एक अजीब बात बताऊं कि बावजूद इसके कि जब हम लोगों का, मेरा और सलीम साहब का पीक पीरियड भी था और एक साल में ऐसी सुपर हिट फिल्में आई थी, तब भी लोग हमें फेस से नहीं पहचानते थे. अच्छा. तो हम कहीं पब्लिक फंक्शन में जाते थे, किसी जाते, जैसे ही इंट्रोडक्शन होता था तो एकदम लोग वाह वाह करने लगते, अरे अच्छा आप हैं. लेकिन ये फेस से पहचानना लोगों ने आप लोग की मदद से हुआ है. ये जो टीवी जब आई और ये विजुअल वीडियो चैनल आए, तो इससे फिर लोगों ने मुझे फेस से पहचानना शुरू किया. क्या बात है. पर मैं फिर भी मैं आप एक बार अपना ऑफिशियली इंट्रोडक्शन तो कराऊंगा, जो आपने ट्विटर पर अपने लिए लिख रखा है कि मशहूर पोएट हैं, लिरिसिस्ट हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं और डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट हैं. ये जरा मुझे समझाइए, डाई हार्ड ऑप्टिमिज्म के पीछे, मतलब ऑल्दो ये एक्सपेक्ट तो किया जाता है हर व्यक्ति यही करे, लेकिन आपकी क्या सोच आप एक क्वालिटी और भूल गए कि एथिस्ट. ओह, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. बहुत इंपॉर्टेंट. डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट का मतलब ये है, ऑप्टिमिज्म का मतलब वो है जो आशावादी, जो हिम्मत न हारे और उम्मीद रखे. आप हारते तब हैं जब कोशिश करना बंद कर देते हैं. जब तक आप कोशिश कर रहे हैं आप हारे कहाँ. जिस दिन आपने कोशिश बंद की उस दिन हार गए. तो हम अगर कोशिश करते ही रहें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि देर सवेर थक जाते हैं असल में हम
या डिमोरलाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर लगे ही रहे तो हम अपने गोल को पा सकते हैं। अब हमारा गोल भी रीजनेबल होना चाहिए। कल जी। को मैं तय कर लूं कि मैं जापान का एम्परर बनना चाहता हूँ, तो मैं कितनी भी कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा ना, जरा मुश्किल है। जी जी लेकिन एक ऐसा काम जो मुझे लगे कि हो सकता है, जहां जी। तक मैं पहुंच सकता हूँ, हम्म, और बड़ी ऑब्जेक्टिविटी के साथ, ईमानदारी के साथ मैं महसूस करूं कि टैलेंट मुझ में है, हो सकता है दुनिया नहीं देख पा रही है, तो आप अगर लगे ही रहें और अपने काम को भी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें, तो कोई वजह नहीं कि आप कामयाब ना हो। तो ये जो आप लगे ही रहे लगे ही रहे लगे ही रहे, मैं शुरू करता हूं 4 अक्टूबर 1964 से लेकर आज के दिन तक आपने तकरीबन 20,291 दिन बिता लिए हैं उस शहर में। My God. मतलब आप कभी ऐसे लाइक व्हेन यू सिटिंग और एकदम सडनली ख्याल आता अरे इतने दिन हो गए। ये तो आपने बताया मुझे तो पहला रिएक्शन मेरा है कि शहर वाले कितने शरीफ है कि इतने दिनों से मुझे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं बड़ा थैंकफुल हूँ। वाकई सच्ची बात ये तो है कि आज जो भी हूँ मैं, वैसे तो खैर क्या हूँ, लेकिन ये इस शहर के बिना तो नहीं हो पाता, तो ये इस शहर का उपकार है मुझ पर। तो फ्रॉम फ्रॉम द पोजीशन, वो उन दिनों से जब खाने को कुछ नहीं होता था से लेकर के अपने ड्रीम होम खंडाला में सुकून तक, जी इस सफर को कैसे देखते हैं? देखिए, दो बातें हैं जिंदगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि रमी के खेल की तरह है। जो लोग रमी खेलते हैं उन्हें आती है, वो समझेंगे बात को। इसमें 3 फैक्टर होते हैं रमी। जी एक, आपको पत्ते बांटे गए। पत्ते आपकी मर्जी के नहीं होते, क्या पता क्या है, ये आपके हालात है, ये आपके सर्कमस्टेंसेस है। फिर आप उन पत्तों को देखते हैं और ठीक से अरेंज करते हैं, ये इधर लगा लेते हैं, ये इधर लगाते हैं कि जी शायद यहाँ पर सीक्वेंस बन जाए, यहाँ जी ट्रायो बन सकती है। तो जी ये आप अपने हालात को मैनेज कैसे करते हैं, कैसे अरेंज करते हैं, किस चीज को अहमियत देते हैं, किस चीज को अहमियत नहीं देते, ये आप पर। उसके बाद एक दूसरी चीज, अब आपने खेलना शुरू किया। अब आप पत्ता उठाते हैं तो मालूम हुआ डुप्लीकेट आ गया, आप क्या कर लेंगे? या पत्ता उठाया तो जोकर आ गया, या सीक्वेंस का पत्ता आ गया। ये जो है ये फ्लूक्स है, ये विंडफॉल्स हैं, ये कभी अच्छे होंगे कभी बुरे होंगे। सामने वाला क्या पत्ता फेंक रहा है, आप नजर रख रहे हैं कि ये फेंक चुका है हुकुम की बेगम से, हुकुम का बादशाह भी फेंक देगा, मुझे हुकुम के बादशाह चाहिए। तो ये आपके अंदर सेंस होना चाहिए कि क्या रखें क्या फेंकें, अपने हालात। ये आपका खेल है। और तीसरे ये इत्तेफाक है जो आप खींच रहे हैं। पत्ते बदलते रहेंगे, इत्तेफाक बदलते रहेंगे, लेकिन आपके खेलने की सलाहियत जो है और समझ जो है वो परमानेंट है, अच्छी या बुरी। तो अगर आप जीत के इतराने नहीं लगते हैं और जबरदस्ती खेलने लगते हैं, और हार के डिमोरलाइज होकर पत्ते नहीं फेंकने लगते हैं, और सलीके से खेलते हैं, तो ये तो बदलते रहेंगे। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप जीतेंगे। तो ये जो रमी का खेल है, ये ग्वालियर से लेकर लखनऊ, लखनऊ से अलीगढ़, अलीगढ़ से भोपाल, और भोपाल से अब बंबई। ये तो होता है कि जब इंसान थोड़ा समझदार हो जाए तो वो अपना गेम समझ लेता है। अगर इसी की बात करें तो आपका ये बचपन से ही गेम यही था? नहीं, हो ही नहीं सकता है, इसलिए कि बचपन में आप खेल थोड़े रहे होते हैं, आपके हाथ में ही पत्ते नहीं होते। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बड़े होते हैं, तो जिंदगी पे कंट्रोल आता है। लेकिन ये क्या, अब ये भी देखिए, उनमें सर्कमस्टेंसेस को मैं दाद दूंगा। अगर मैं बचपन में एक राइटर की फैमिली में ना पैदा हुआ होता, ये तो इत्तेफाक है कि मैं वहाँ पैदा हुआ जहाँ चारों तरफ पोइट्री थी, लिटरेचर था, लैंग्वेज थी। तो ये तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि एक जो स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस जिस फैमिली में होता है, उस फैमिली का जो सबसे नालायक लड़का होता है, जो अपनी फैमिली के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो 15 साल की उम्र तक स्टॉक एक्सचेंज के बारे में इतना जान जाता है, जो मेरे जैसे लोग जिनका ताल्लुक नहीं है उससे, मेरे ख्याल 6 साल किसी कॉमर्स कॉलेज जाएंगे तो सीखेंगे। इसलिए कि एक प्रोसेस होता है कि जो चीज हवा में है वो आपके अंदर चली जाएगी, भले आप कोशिश करें कि ना करें। उसी तरह से जहां मैं पैदा हुआ वहां चारों तरफ लिटरेचर था, पोइट्री थी, तो वो 12-13 साल की उम्र में तो मुझे सैकड़ों शेर याद थे, और 15 साल की उम्र तक तो मैं आपको 8-9 घंटे तक दूसरों की पोइट्री सुना सकता था, जबकि मैं खुद नहीं लिखता था। अच्छा जी, तो अच्छा। वो तो माहौल से ही हुआ ना। तो अब ये तो मैंने चूज नहीं किया था, ये तो पत्ते अच्छे बढ़ गए। मतलब ये आपके ऊपर वो नहीं लगा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनना चाहिए, ये वालिद की तरफ से आ रहा है? नहीं है,
ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जो इंजीनियर का बेटा है उससे ज्यादा आसान होता है कंपैरेटिवली, अगर वो चाहे। हाँ, वो हाँ, भी होनी चाहिए, हाँ, 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 इसलिए कि वो इतनी बातें सुन रहा होता है, जी, इतनी बातें बिना कोशिश के जान जाता है, जो मैं हाँ, और आप बड़ी कोशिश करें तो जानेंगे। हाँ, 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 सही बात है। तो जावेद साहब, आपने बताया 15 बरस की उम्र तक आपको ढेरों शेर याद थे और बहुत सारी गजलें और नज्म याद थी। पहला शेर अपना खुद का लिखा याद है? जी याद है, लेकिन वो मैंने किताबों में नहीं छपा है। मेरी जो किताबें दो मैं छपी इसलिए चाहता हूँ कि यहाँ नहीं पर है, आप बताएं हमें। वो मैंने रखा नहीं, और बचकाना सा था। यही कमबख्त लम्हा जिंदगी में बार बार आया, कि जब खुश भी रहा मैं तो कहाँ मुझको करार आया। क्या बात। ये मेरा जिंदगी का पहला शेर था, मगर ये है वो गजल मैंने रखी नहीं। मैं हमेशा से जानता था कि एज ए स्क्रीन राइटर, एज अ पोएट, जावेद साहब बहुत बड़ी शख्सियत हैं, लेकिन जावेद साहब की शख्सियत के पीछे की जो कहानी है, जब मैं तरकश के आगे पीछे का जो सफा खोल करके पढ़ा, मुझे लगा मैं उस चीज से बड़ा मुतासिर हुआ। इसलिए मैंने सोचा कि कभी ना कभी बिल्कुल तसल्ली बख्श बात करूंगा आपसे। आज जी वो मौका है मेरे लिए। जी कुछ लोग, जावेद साहब, बहुत ज्यादा जब इंसान मशहूर हो जाता है तो उससे जबरदस्ती करीबी बनाने की कोशिश करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए अपने, अरे हम उनके फूफे के नाना के बेटे हैं और ये वो, और हम वहां से, अरे हम भी ग्वालियर से हैं, ऐसा कहते हैं। मैं भी आपसे बोलूंगा, अरे मैं भी लखनऊ से हूं, तो मुझे थोड़ा सा तो बहुत सारे लोग जो प्यार के नाम होते हैं, जो निकनेम होते हैं, उनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। आपको महफिलों में मैंने कई बार देखा है, लोग उस नाम से बुलाते हैं। तो ये जो जबरदस्ती की नजदीकी बनाने की कोशिश होती है, इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? देखिए, दोनों ही बातें हैं। कुछ लोग जब आपको जानते हैं तो आपसे थोड़ी मोहब्बत भी करने लगते हैं, तो उसमें ये भी हो सकता है कि उसके पीछे सिंसेरिटी भी हो, और हम्म, अक्सर होती भी है दोस्तों में। और ये भी हो सकता है कि वो जरा थोड़ा सा शो ऑफ कर रहे हो, लेकिन बहरहाल यही जिंदगी है, और यही सब चलता रहता है, और इसको बहुत ज्यादा इस पे ज्यादा परेशान होने की मुझे जरूरत नहीं लगती। मुझे लगता है कि तरह तरह के रंग बिरंगे लोग हैं दुनिया में, और जिंदगी यूं ही चलती है, कभी कुछ थोड़ा सच है, कहीं कुछ थोड़ा झूठ है। और हम भी वैसे ही हैं। सच बात यह है कि हम कौन से एंजल फरिश्ते तो हैं नहीं, देवता तो हैं नहीं। हम में जी, भी कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है, और कुछ मतलब का है, कुछ नहीं है। क्या हम नहीं ऐसा करते कि जो आदमी है इम्पोर्टेंट, उससे बेहतर रिलेशन रखे, ज्यादा हम्म, ख्याल रखें? ये सब हम सभी करते हैं, सच बात तो ये है। तो हम्म, उस पर ज्यादा ख्याल नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि जहाँ तक मेरे पेटनेम की बात है, इसकी अपनी एक कहानी आपको सुना देता हूँ। मैं ग्वालियर में पैदा हुआ था, जी, हॉस्पिटल में। जी, तो हमारे बाप तो हार्डकोर कम्युनिस्ट थे। हम्म, तो वो आए तो उनके कुछ दोस्त जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस से आ गए थे, तो हम्म, भाई सबने बहुत मुबारकबाद दी। तो किसी ने कहा भाई बच्चे का नाम क्या रखोगे? तो एक दोस्त ने कहा कि देखो, जब तुम्हारी शादी हुई थी हम्म, तो तुमने एक नज्म लिखी थी अपनी शादी पे, हम्म, जिसमें एक लाइन थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा, तो हम्म, जादू रख दो, यही हम्म, अब इसी का फसाना होना है, जो हम्म, शादी के बाद तुम समझ रहे थे। हाँ, तो जादू मेरा नाम हो गया। फिर किसी ने एक और इंटरेस्टिंग बात बताओ, कहा कि भाई मुस्लिम्स में एक ट्रेडिशन है कि हम्म, जब बच्चा पैदा होता है तो कान में या तो कलमा पढ़ते हैं या अजान देते हैं, तो कॉमरेड तुम क्या करने वाले? तो मेरे फादर ने उधर से देखा तो एक साहब के हाथ में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो था। तो उनका भैया ये जरा दे देना। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लेके मेरे कान में फूका गया। ये मेरा स्टार्ट है। जावेद साहब, जब हम छोटे होते हैं, तो अगर हमारे, जब हम स्कूल में क्लास में जाते हैं, तो हमारे नाम को लेकर के बड़े हमारे जो करीबी दोस्त होते हैं बहुत मजे लेते हैं। हर किसी का एक पेट नेम होता है और वो उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। आपके साथ कभी हुआ है कि जब आप स्कूल जा रहे थे लखनऊ में और? नहीं नहीं, मेरे साथ तो ये भाई जादू मेरा नाम पड़ गया था, और काफी अरसे तक जादू ही रहा। फिर लोगों ने कहा भाई मैं बच्चे को केजी वेजी में भेज रहे हो, उधर लोग मजाक उड़ाएंगे, जादू जादू क्या। तो होता यह है कि आपके नाम से मिला जुला आपका पेट नेम हो जाता है। मेरे हाँ, साथ उल्टा हुआ कि मेरे पेट नेम से मिला जुला मेरा नाम जावेद रखा गया, इसलिए वो जादू से मिलता था। तो ये हुआ। और जहाँ तक स्कूल या कॉलेज की बात है, मेरा कभी किसी ने मजाक नहीं उड़ाया, मैं ही उड़ाता था।
अच्छा, अपना खुद का और दूसरों का? ज्यादातर दूसरों का। वो मैंने मतलब मैं जब ये इंटरव्यू करने वाला था तो मैं बहुत संभल करके, मुझे बताया जी, भी गया था कि थोड़ा संभल करके सवाल पूछना, क्योंकि सवाल से ज्यादा दबंग जवाब होते हैं. नहीं सो नहीं। इट्स बेटर दैट यू जस्ट डोंट प्ले ऑन द फ्रंट फुट. जावेद साहब, मेरी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से दो किस्म के राइटर मुझे अभी तक अपने आसपास दिखे हैं. एक वो जो कागज कलम वाले होते हैं, और एक वो जो टाइपराइटर वाले होते हैं. मेरे ख्याल से आप समझे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं. तो आप किस किस्म के राइटर हैं? आप कागज कलम वाले हैं, टाइपराइटर वाले हैं? नहीं सर, मैं तो कागज कलम वाला हूँ। जिंदगी भर मैंने डायलॉग कागज कलम पे ही लिखे हैं और पोइट्री भी कागज कलम पे लिखी है, इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि मैं टाइपराइटर तो खैर यूज ही नहीं करता हूँ, कहीं चलिए लैपटॉप कर लिया, उसे भी आप टाइपराइटर ही समझिए एक तरह से। अगर हम्म. ईमेल भेज रहे हैं तो टाइप ही कर रहे हैं ना, या हम्म. अपना मोबाइल फोन पे भी टाइप ही करते हैं, तो वो जी. मैं बातचीत कर सकता हूँ, जी. मैसेज भेज सकता हूँ, हम्म. मैसेज दे सकता हूँ, लेकिन ये कि जब वो क्रिएटिव काम करना है जिसमें हम्म. सोचना भी है और लिखना भी है, जी. वो काम मैं जब तक मेरे हाथ में कलम, मुझे ऐसा लगता है मेरे दिमाग से, मेरे बाजू से गुजरता हुआ पेन की निब तक पहुंच के ख्याल कागज पे जाएगा, तो वो कनेक्शन ही नहीं रहेगा अगर मैंने टाइप करना शुरू कर दिया। वो जो तो चैनल है वो ये है। अभी भी आप उर्दू में लिखते हैं? हाँ, मैं उर्दू में ही लिखता हूँ, और जो डिस्क्रिप्शन होता है, अगर मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ तो डायलॉग उर्दू में लिखता हूँ, और हम्म. हमेशा से हम्म. और जो डिस्क्रिप्शन है सीन का वो इंग्लिश में, ताकि वो दोनों अलग दिखाई दे। फिर उर्दू तो ज़्यादातर लोग पढ़ नहीं पाते, तो फिर होता ये है कि एक हमारे असिस्टेंट हुआ करते थे खलील साहब, वो बेचारे अब रहे नहीं दुनिया में, तो सारी जिंदगी वही मेरा फिर हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा करते थे। तो जावेद साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप गानों को जिंदगी देते हैं, उनको जिंदगी एक्चुअली शुरू करते हैं. क्या आप गाना गाते भी हैं? क्योंकि अभी हमने शबाना जी का, गाता उसमें मैं हूँ, आऊंगा. लेकिन मुश्किल ये है कि लोग सुनते नहीं है। लेकिन बहरहाल आई कैन होल्ड अ ट्यून, अच्छा. लेकिन ये हाँ, मैं तो गा सकता हूँ, ऐसे कोई प्रोफेशनल सिंगर की तरह नहीं, लेकिन एक ट्यून में गा सकता हूँ। और थोड़ा मुझे म्यूजिक का सेंस है गाने से ज़्यादा, तो एक आध बार मेरे म्यूजिक डायरेक्टर थोड़ा शक भी करते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ कि मैंने म्यूजिक बिल्कुल नहीं सीखी है, अच्छा. लेकिन मुझे म्यूजिक का इनबॉर्न सेंस है। वो शायद मेरे बाप की तरफ से है, मेरे दादा तो बाकायदा म्यूजिशियन भी थे, शायर भी थे, सितार भी बजाते थे, नुसरत हारमोनियम भी साहब. बजाते जी. थे। जी. अब जावेद साहब, यू हैव द क्रेडिट ऑफ कि भाई एक चेहरा मिला, एक आवाज मिली राइटर्स को, स्क्रीन राइटर्स को. क्योंकि मैं आप ही का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आप बता रहे थे कि भाई एक जमाना होता था कि जब जा करके कहते थे कि घर का किराया देना है हमें, हमारी ही मेहनत के पैसे हमें ही दे दो और एहसान की तरीके से दो. फिर आप आए, सलीम साहब आए, आप लोग का एक दौर बन गया, आपकी एक पकड़ बन गई. अब वापस से वो हो रहा है कि राइटर्स फिर से गुमनामी में जा रहे हैं. तो ये चीज कैसे अब देखते हैं आप? देखिए, इस मामले में जो हमने अचीव किया था कि जो नाम, पैसा, पोजीशन, मैं उसका ज्यादातर क्रेडिट सलीम साहब को दूंगा। ये जरूर है कि मैं उनके साथ साथ रहा और मैं कभी डर के पीछे नहीं हटा, लेकिन लीड उन्होंने किया, ये हिम्मत जो है ये उन्होंने दिखाई। और ये सच बात है कि जो हमारी प्राइस जहाँ तक पहुंची, हमारा नाम जहाँ तक पहुंचा, जिस तरह से बैनर्स पे नाम आया, ये उसने जो इनिशिएट किया बात वो सलीम हम्म. साहब। तो इसका क्रेडिट एक्चुअली आप मुझसे बहुत ज्यादा सलीम साहब को दीजिए। चलिए हम सलीम साहब से पहली मुलाकात की बात करते हैं. सरहदी लुटेरा, मेरे जी, ख्याल से आप क्लैप भी दे रहे थे, आप असिस्ट भी कर रहे थे, और वो हीरो थे. और और वो, डायलॉग भी लिख रहा और था, डायलॉग भी. डायलॉग भी लिख रहा था। अच्छा, आप डायलॉग भी लिख रहे थे? जी हाँ, जी वाह. हाँ। तो पर वो पिक्चर बहुत धड़ाम से गिरी, पर वहां से एक रिश्ता बन गया. वो अरे पहली मुलाकात और वो रिश्ता. था भाई, वो एक अलग जमाना था। उस जमाने में जो ये फिल्में बनती थी ये रेगुलर थिएटर में नहीं लगती जी. थी, इनके थिएटर भी अलग थे। हम्म. जैसे ताज हुआ करता था, पता नहीं अब है कि नहीं है, वो हम्म. ग्रैंड रोड के पास। तो हम्म. इस तरह की जो स्टंट फिल्में थी, ये हम्म. मतलब स्टंट फिल्में कहलाती थी। अच्छा. तो ये स्टंट फिल्में इनके 4-5 बम्बई में थिएटर थे जहां सिर्फ स्टंट फिल्म दिखाई जाती अच्छा. थी, ये रेगुलर फिल्में नहीं थी। ये हम्म. फिल्म अगर 2 वीक 3 वीक चल जाती थी समझिए कामयाब हो गई।
अच्छा। तो ये कोई इसमें कि साहब इस पे रिव्यू हो और इस पे डिस्कशन, वो सब नहीं, उससे नीचे, वो रडार से बहुत नीचे थी। तो अच्छा। बहरहाल अच्छा हुआ वहाँ सलीम साहब उसमें रोमांटिक लीड कर रहे थे, शेख मुख्तार उसके मेन कैरेक्टर थे, जी। और एस.एम. सागर साहब एक थे, उन्होंने ये फिल्म बनाई थी। अब देखिए अच्छी बात क्या हुई कि जब हम लोग वहाँ कर रहे थे, अब मैं उसके डायलॉग भी मैं ही लिख रहा था और असिस्ट भी कर रहा था। वहीं सलीम साहब से मुलाकात हुई तो सलीम साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया और हमेशा मुझसे कहा कि भाई आप तो ऐसा अच्छा लिखते हैं, आपको राइटर बनना चाहिए। मैं तो वहाँ डायरेक्टर बनने गया था, मगर वो शुरू के वो लोग जिन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया राइटर बनने, उनमें से एक सलीम साहब भी थे कि आप राइटर बनिए, आप इतना अच्छा लिखते हैं, ऐसी फिल्में लिख रहे हैं तो आगे क्या लिख सकते हैं। लेकिन उसी जमाने में उन्होंने एक कहानी भी अपनी सुनाई जो उन्होंने लिखी थी और वो कमाल की कहानी थी। फिर वो कहानी सागर साहब ने ही मिलवाया ब्रिज, जो डायरेक्टर होते थे, ब्रिज सदाना, जिन्होंने अल्टीमेटली विक्टोरिया 203 बनाई थी। तो वो उन्होंने कहानी वहाँ पर ब्रिज साहब ने सलीम साहब की कहानी खरीदी और उसमें कहानी सलीम साहब का ही क्रेडिट आया। मगर उन लोगों ने, उनके स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट जो भी था ब्रिज साहब का, उसने उस कहानी को इतना चेंज कर दिया, उसमें इतने नए कैरेक्टर डाल दिए भाई और ये, कि जो उस कहानी की खूबसूरती थी वो खत्म ही हो गई, तो पिक्चर चल नहीं पाई। लेकिन जिसमें मैं नहीं समझता हूँ कि सलीम साहब की कहानी का कोई दोष था, उसे इसे बिगाड़ इतना दिया गया था। लेकिन ये क्या हुआ, ये कि इसमें पॉजिटिव बात हुई कि हम दोनों की मुलाकात हो गई और हम दोनों में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के काम के लिए हो गई। मैंने उन्हें रिस्पेक्ट किया एज ए कहानीकार, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट किया एज ए डायलॉग राइटर, और फिर वक्त के साथ एक ऐसा वक्त आया कि जब हम एक साथ हो गए। ये बहुत कम लोग जानते हैं और आई थिंक हम लोगों ने भी कभी डिटेल में बात नहीं की, लेकिन आपको बताऊं सच बात ये है कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी हिट हैं, इनकी ज्यादातर की, बल्कि मुझे ऐसा लगता है शायद सबकी कहानियां जो हैं वो सलीम साहब की, स्क्रीन प्ले दोनों ने बनाया, डायलॉग मैंने लिखा। तो जहां से हम शुरू हुए थे एक कहानी और एक डायलॉग, वही हमने जिंदगी भर निभाया। क्या बात है। और फिर आई हाथी मेरे साथी, और उसके बाद फिर देखिए ना, शोले है, दीवार है, त्रिशूल है, डॉन है, ये इनकी कहानियां जो बेसिक कहानियां, ये सब सलीम साहब। अच्छा। हम दोनों का उस पर आया वो अलग बात है, तो डायलॉग में भी दोनों का नाम आया, लेकिन ये कि हकीकत ये है कि कहानियां उनकी। ये सुनकर सब मैं वो कहना चाहता हूँ कि मेरे वालिद जो मुझे कहते हैं हमेशा कि जब पेड़ में जिस पेड़ में बहुत फल लगते हैं वो हमेशा थोड़ा झुका होता है। तो ये आपकी बात सुनकर के मुझे बिल्कुल वैसा ही लग रहा है कि इट्स सो नाइस ऑफ यू टू टॉक अबाउट सलीम साहब एंड टू गिव द क्रेडिट ऑफ योर जॉइंट वर्क। मैं कोई ये सच है तो सच बोल रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। जज साहब, अब हम बस फटाफट से ये इंटरव्यू खत्म करने से पहले मैं एक छोटी सी, आजकल पॉप कल्चर है, पॉप कल्चर में ये चीजें बड़ी आती हैं बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं कनेक्ट करती हैं। नेवर हैव आई एवर, वो एक आपने आजकल खेल देखा होगा कि मैंने ये कभी नहीं किया है, नेवर हैव आई एवर। तो कुछ सवाल है मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे फटाफट से बताइएगा आपने वो कभी जिंदगी में किया है नहीं किया है, और थोड़ा सा अगर उसके पीछे कोई कहानी हो तो जरूर बताइएगा मुझे। Never have I ever lied about a family member dying as an excuse to get out of doing something. फैमिली मेंबर डाइंग? क्या होता है ना कि हम बहाने देते हैं, अरे वो नानी की तबीयत खराब है, वो दूर की फूफी हैं जो वो गुजर गई इसलिए छुट्टी चाहिए, तो इस तरीके का कोई एक्सक्यूज आपने कभी बनाया है कि टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन? हाँ बना। है जी। हाँ, कि वो हमारे फला रिश्तेदार की डेथ हो गई, आज मैं इस मीटिंग में आ नहीं पाऊंगा भाई, आई हैव टू रश। हाँ किया। तो ये ज्यादातर बनता रहा है या पहले नहीं, बनता था? एक आध बार कभी मजबूरी में किया है, लेकिन किया है ये मैं नहीं कह सकता मैंने कभी नहीं किया। Never have I ever worked with someone I hated a lot, like, or I didn't like, but yet I worked with the person. नो, नेवर। कभी आपने नेवर, आई वॉकड आउट एट एनी कॉस्ट। और मुझे ये भी मालूम था कि इसमें वॉकआउट करने में कितना नुकसान है, मैं कोई बात और ये आपने किया है? नहीं। ये मैं, जो आदमी मुझे पसंद नहीं है मैं नहीं कर सकता काम। तो आपको सब इतना पसंद करते हैं कि आपको जाने देते नहीं देते हैं? नहीं नहीं, लोग अपने को भी तो बहुत पसंद करते हैं ना, तो फिर जब बिटवीन देमसेल्व्स एंड मी होती है तो फिर दूसरा पलड़ा ज्यादा भारी होता है।
Never have I ever been in an embarrassing video that was uploaded somewhere or shared. Never. Never. Never have I ever had a bad fall because I was walking and texting or walking and talking. No. Never. Never have I ever walked out of a movie because it was bad. No, I have. A couple of times. And they were so bad that I can't even remember the titles. बट पिक्चर याद है. नहीं याद, मगर ये मुझे याद है कि मैं उठ के चला गया, वही बहुत हो गया. Never have I ever cried in public because of a song or after watching a movie. I have many times. Oh, I cry very easily. और पिक्चर्स में और नॉवल पढ़ने में, दोनों में, शॉर्ट स्टोरीज में, even sometimes some poems, I get tears in my eyes, and sometimes I really cry. Which is that one movie that always makes you emotional? नहीं, ऐसा मैंने पे मैं आपको एक बात बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मुझे याद है वो मूवी नहीं है, बल्कि एक स्क्रीन प्ले जो मैंने पढ़ा था मूवी का. एक किताब मुझे मिली थी, 20 बेस्ट स्क्रीन प्लेज ऑफ 40s. ये जो 1940 का जो डिकेड था उसमें जो 20 बेहतरीन स्क्रीन प्ले हॉलीवुड में बने थे वो उसमें थे, पूरे कंप्लीट स्क्रिप्ट. तो वो मैं पढ़ रहा था एक के बाद क्या क्या फिल्में कमाल की स्क्रिप्ट एक. तो उसमें एक स्क्रिप्ट है, उसका नाम था मेक वे फॉर टुमारो. वो स्क्रिप्ट एक बूढ़े हस्बैंड वाइफ के बारे में थी, जिसके ऊपर 2 बार हिंदुस्तान में फिल्में बनाने की कोशिश की गई है. एक तो थी जिंदगी और एक थी बागबान. लेकिन जो ओरिजिनल थी वो इतनी सुपर्ब थी. तो मैं रात को लेट नाइट बेड में लेटा हुआ उसे पढ़ रहा. और जब वो खत्म हुई तो मैं अपने बेड में बैठ गया. एंड देन आई स्टार्टेड हाउलिंग. मतलब नहीं कि मैं चुपके रोने लगा. मैं जैसे किसी की अचानक डेथ हो गई हो तो आप उसकी डेथ पे कैसे रोते हैं, कोई अजीज आदमी को करीब का मर गया, इस तरह से मैंने चिल्ला के रोना शुरू कर दिया. लोग आ गए, क्या हुआ भाई? अब मैं उनसे क्या कहूँ कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, मगर उसने मेरा दिल हिला दिया. और वो कहीं आपको मिले मेक वे फॉर टुमारो, आप वो स्क्रिप्ट पढ़िए. बिल्कुल साहब, बिल्कुल. आपने आप क्या सजेस्ट किया हुआ, अगर ना पढ़ा तो फिर तो कुछ गड़बड़ है मुझ में, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा. Never have I ever pressed send and then immediately regretted it for a message. A couple of times, and I'll tell you why. जब मैंने भेजने के बाद उसमें देखा तो अरे मैंने ये इसमें यार ये स्पेलिंग गलत हो गई और यहाँ टू आना चाहिए तो टू नहीं लिखा हुआ है, वहां पर आई की जगह यू लिख दिया मैंने. तो इस तरह की जो गलतियां है ना, वो मैं अपने आप को बार बार कहता हूँ कि भेजने से पहले 2 बार उसे ठीक से पढ़ो, बिकॉज आई टेंड टू मेक मिस्टेक. आई मीन हरी टू टाइप और उसमें गलतियां होती हैं. तो कई बार ऐसा हुआ कि मुझे अरे तो गलत हो गया तो मैंने उसको डिलीट किया. तो मगर वो गलती हमेशा टू इफ फॉर की वजह से होती. Never have I ever had a physical fight with my best friend. ऑफ कोर्स यार भाई, स्कूल में कॉलेज में तो नहीं होता था, स्कूल में तो बहुत होता. स्कूल में मतलब तो आप मारपीट किस्म करने वाले. नहीं, स्कूल में बच्चे सभी करते हैं, उसमें कौन सी बात है. अच्छा. मगर नॉट इन द कॉलेज. अच्छा. तो अब ये आखिरी एक चीज और है जावेद साहब, कुछ नाम लूंगा मैं, इंसान के नाम है, इंसानों के नाम है, जगहों के नाम है, और मैं चाहूंगा कि आप फटाफट से उसके बारे में आपके जो फर्स्ट थॉट आता है वो हमें बताएं. कैफी आज़मी. Big poet, great personality, and a personality with many aspects. He was a poet and much more than that. ग्वालियर. ग्वालियर से मेरी कोई ऐसा वास्ता नहीं रहा. पैदा होने के कुछ महीने बाद मैं वहां से चला गया था, शायद साल भर या 1.5 साल बाद. लेकिन ग्वालियर से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है एक दोस्त की वजह से, अपनी पैदाइश की वजह से नहीं, जो ग्वालियर के थे और मैं और वो भोपाल में एक साथ पढ़ते थे. उनका नाम था श्री साहब. वैसे उनका नाम था खुसरो, लेकिन उनका टाइटल था श्री साहब. ये महाराजा सिंधिया के एक ग्वालियर की जागीरदार फैमिली थी जिसके वो बेटे थे.
और मैं ग्वालियर उनके साथ गया। और श्री साहब वैसे मेरे क्लास फेलो थे और खुसरो, और मुझसे चंद 2-3 साल बड़े थे। अब वो रहे नहीं, कैंसर से उनकी डेथ हो गई। लेकिन मेरे जो इम्प्रेशनेबल एज है उसमें जिन लोगों ने मुझे तरह तरह से इन्फ्लुएंस किया है, उनमें से एक इन्फ्लुएंस जो है वो श्री साहब। शबाना। शबाना के बारे में तो मैं यही कहता हूँ कि शबाना से मेरी दोस्ती इतनी गहरी और अच्छी है कि शादी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। ये मैंने कई बार शबाना जी के मुंह से भी देखिए आपको एक बात बताऊं, ये लफ्ज हस्बैंड और वाइफ जो है ना, ये बड़े चक्कर वाले लफ्ज हैं। इन्हें थोड़ी देर हटा दिए, इसलिए कि इनकी हिस्ट्री बहुत है। और ये जैसे पत्थर आप रोल करते हैं पहाड़ी से तो काई उस पर लिपटती चली जाती है, ऐसे इनके ऊपर भी वक्त के साथ बहुत काई लिपट गई। तो इन दोनों पत्थरों को अलग रख के सोचें, दो आदमी एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं, चाहे वो दोस्त हों, बाप बेटे हों, भाई हों, दो बहनें हों, पार्टनर हों, कोई भी हो, ये दो आदमी एक दूसरे के साथ खुश कैसे रह सकते हैं? ये खुश तभी रह सकते हैं जब वो दोनों एक दूसरे की बराबर की इज्जत करें, ख्याल रखें, और ये याद रखें कि इस इंसान को भी आरज़ू का, एम्बिशन का उतना ही हक है जितना आपको। ये भी याद रखें कि ये कितना भी हमसे करीब हो, इसकी अपनी भी एक दुनिया है जिसमें हमें दाखिल होने को हक नहीं है। वो हमें कभी बुला ले अंदर तो अलग बात है, लेकिन उसका अपना कोई सोच है, उसके अपने जहन का कोई हिस्सा है जो उसका अपना है। तो ये दो बातें अगर हम समझ जाएं कि हम सूरज नहीं हैं और जो दूसरा है वो धरती नहीं है या मार्स नहीं है या नेपच्यून नहीं जो चारों तरफ सूरज के घूम रहा है, हम दोनों अपनी अपनी जगह सूरज हैं। तो मैं समझता हूँ कि हंसी खुशी हम साथ रह सकते हैं। वरना शादियां तो चलती रहती हैं या रिश्ते भी चलते रहते हैं, लेकिन वो एक आदमी की खुशी की कीमत पे चलते हैं। वो इंसान बताता नहीं है कि वो कितना दुखी है या अनहैप्पी है या उसे वो सेटिस्फेक्शन नहीं है इस रिलेशनशिप में जो होना चाहिए, और सिर्फ वो दूसरे के रहमो करम पे आ गया है, वो आइडियल नहीं है। तो ये बात का एहसास क्योंकि हम दोनों को है तो ये रिश्ता ठीक है। अलीगढ़। ओह, अलीगढ़ ज़बान, शायरी, सेंस ऑफ ह्यूमर। मैं स्कूल में था, मैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कभी नहीं पढ़ा हूँ। वहाँ पर एक स्कूल है मिंटो सर्कल अलीगढ़ में, वहाँ पढ़ता था। लेकिन जाहिर है कि यूनिवर्सिटी के ही एरिया में था तो उसका काफ़ी यूनिवर्सिटी का भी इन्फ्लुएंस था उस पर। और मेरी बहुत खूबसूरत यादें इसलिए कि वो जो 14 साल 15 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में आपके दोस्त होते हैं और फिर वो ज़िंदगी भर चलते हैं। तो मेरे तो बहुत पुराने दोस्त वहीं के थे। मतलब मेरा एक दोस्त है जिसका नाम फरहान था, और मैंने उस दोस्त की ही वजह से अपने बेटे का नाम फरहान रखा। तो अलीगढ़ से मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं। स्कूल में था और वहीं वो पोट्री वोट्री का माहौल था, तो और मुझे जिला मिली कि जहाँ घर में थी तो फिर जहाँ बाहर आया तो वहाँ भी थी पोट्री। तो लेकिन जब से वो फरहान मुजीब नाम था, व्हाट अ टैलेंटेड मैन ही वाज, और क्या क्या करता था। उसने पेंटिंग शुरू की तो बहुत बड़ा पेंटर हो गया। मतलब उसकी पेंटिंग बिकने लगी और बड़ी कीमत पे। गाता बहुत अच्छा था, ड्रामा के बारे में मालूम था, म्यूजिक के बारे में मालूम था, फिजिक्स पढ़ाता था, पीएचडी की थी एजुकेशन में, बड़ा कमाल का आदमी था। मगर जब उसकी डेथ हो गई तो मेरा अलीगढ़ से रिश्ता कुछ कमजोर हो गया। उसके बाद अब इतना जाना नहीं होता, वरना उसकी वजह से मैं जाता था, वो अलीगढ़ में रहता था। जोया फरहान। जोया फरहान, भाई सच बात ये है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम। और मुझे इस बात की खुशी है कि दोनों कामयाब हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा इस बात की खुशी और गर्व है कि ये कामयाब घटिया काम करके नहीं है, ये अच्छा काम करके कामयाब। इन्होंने कामयाबी के लिए अपने एस्थेटिक से, अपनी डिसेंसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। कि इनकी पिक्चर में आपको घटिया गंदे डायलॉग, घटिया सीन, चीपनेस वो सब नहीं मिलेगा। तो इन्होंने एक सर्टेन स्टैंडर्ड अपना मेंटेन किया है और उससे ये कामयाब हो गए। और अब ये बहुत, अभी तो खैर शुरू हुए हैं, बहुत काम कर रहे हैं और करेंगे, और इस वक्त बहुत बिजी हैं दोनों। और हालांकि अब ये सब घरों में बंद है तो इनकी मीटिंग्स कॉन्स्टेंटली चलती रहती हैं। और मुझे जोया जो थी हमेशा की तेज तर्रार थी।
तो मुझे जोया पे ऐसा लगता था कि ये तो कुछ करके ही मानेगी। इस पे बहुत डर लगता था मुझे फरहान पे, यार ये तो लड़का कुछ झगड़ता भी नहीं है मुझसे, मेरी बात को काटता नहीं है, चुप बैठा रहता है, सीधा साधा है, ये कुछ कर पाएगा। मतलब मुझे जोया जो थी वो हमला करती थी वापस में, तो मुझे उसमें दम लगता था। छोटी सी थी तब से। मेरे दोस्त इसको, जब ये 6 साल 7 साल की थी, तो मेरे दोस्त इसको रानी जेठमलानी कहते थे। जेठमलानी बहुत बड़ी लॉयर थी ना, तो हर बात पे आर्ग्यू करती थी और रीजन देती थी, वो काफी ठीक रीजनिंग करती थी। तो बड़े हम लोग इंप्रेस, यार ये बड़ी ब्राइट है, ये अपना सीधा सा बैठा रहता है, वो बोलता जी हम लोग के साथ। कभी कभी कोई लोग मुझे बताते थे, यार तुम्हारा बेटा डांस बहुत अच्छा करता है। डांस करता है, मैंने तो कभी देखा नहीं। अरे यार तुम्हारा बेटा बहुत फनी है, क्या क्या नकलें करता है वो, बहुत मिमिक अच्छा। मुझे कहाँ है ये, और मुझे इसकी फिक्र रही, मुझे ऐसा लगता था कुछ करेगा। समझो 18-19 साल की उम्र था। आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड कि इसका होगा क्या, ये तो निकल जाएगी। मगर इसने कुछ 19-20 साल की उम्र में गियर चेंज किया और फिर ही बिकेम अनदर पर्सन। तो इसने मुझे सरप्राइज दी, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि जो सरप्राइज ने दी। और फिर ये कुछ और हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बचपन में बहुत कम से कम माँ बाप के सामने सीधा रहता ये बिल्कुल सही कहा आपने जावेद साहब, क्योंकि जितनी माइलस्टोन मूवी शोले है, उतनी ही बड़ी माइलस्टोन मूवी हिंदी सिनेमा के लिए, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए दिल चाहता है। तो ये बहुत खूबसूरत बात कही आपने। एक आखिरी शब्द है जिसके मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें, जान निसार अख्तर। नहीं, अब क्या है कि बाप की तारीफ करो तो लोग कहेंगे कि अपने बाप की तारीफ कर रहे हैं, और ना करो तो कहते हैं अपने बाप की भी तारीफ नहीं करता ये तो ये बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं अख्तर साहब से, देखिए मुझे कोई कोठी, कोई हवेली, कोई खेत, कोई फैक्ट्री तो नहीं मिली, लेकिन जो मिला है वो बहुत बड़ा है। मुझे कई बार उनसे घंटों बैठ के बात हुई, लिटरेचर पे, पोइट्री पे, लैंग्वेज पे, और उससे मैंने जो सीखा है वो बहुत बड़ी बात है। मुझे एक उनका जुमला कभी नहीं भूलता है कि देखो, मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान है, लेकिन आसान जबान में लिखना बहुत मुश्किल। ये आसान जबान में तुम तभी लग सकते हो जब तुम्हें अपने ख्याल पे पूरा यकीन। ये और बड़ी मजे की बात है, कल रात में ये बात कर रहा था अपनी पत्नी से कि क्योंकि आपके इंटरव्यू की बात हो रही थी, तो कि अच्छा क्या पूछोगे क्या नहीं पूछोगे। मैंने कहा कि ये थॉट, एक वो शेर के जो मैंने आपको बताया कि आपका पहला शेर मैंने पढ़ा था, और ये ख्याल ये हमेशा मुझसे चिपक के कुछ ना रहा। होगा तो तजुर्बा होगा। हाँ, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, ये वाला ये हमेशा चिपक के रहा है। तो जावेद साहब, मैं अलविदा कहने से पहले आपका वो गाना सुनना चाहूंगा जो भी आपने सूप पीते हुए बनाया था, और वो बड़ा मशहूर हो उसके चुका लिए है। आपको उसके लिए शबाना से कांटेक्ट करना पड़ेगा, मुझे तो याद है नहीं, मैंने समझ के ऐसी कई बार किया हुआ है। हमारे एक दोस्त है सतीश, सतीश कौशिक, जी जी। और मुझसे उम्र में बहुत छोटा है, लेकिन बहुत ही मतलब दोस्त भी कहना क्या समझो, मेरा छोटा भाई है। तो एक दिन वो मेरे पास आए, चले जावेद साहब मैं अमेरिका जा रहा हूँ, और वहाँ पर सभी एक्टर कुछ परफॉर्म करेंगे, कुछ लोग गाना गाएंगे, तो मैं भी जा रहा हूँ, तो मुझे भी तो कुछ करना चाहिए, तो आप मुझे कुछ दीजिए। तो मैंने कहा अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि वो गाना जो है पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, इसके ऊपर मैं मोटो का एंथम लिख देता हूँ, तो मोटो तो बहुत सुनाना। तो मैंने उस पे उस ट्यून के ऊपर मोटो का एंथम लिख दिया, वो ले गए। अब उनके दोस्त जो थे, अनुपम खेर भी जा रहे थे, तो अनुपम खेर ने वो सुना, तो अनुपम खेर ने मुझे फोन किया, कहले जावेद साहब ये तो बिल्कुल गलत बात है, आप एक तरफ है और दूसरी तरफ नहीं, ये कैसे हो सकता है कि आप सतीश के लिए लिखे हो, मेरे लिए नहीं, तो आप मेरे लिए लिख ली। तो मैंने कहा आपके लिए क्या लिखूं भाई, मैंने तो उसको मोटा है तो मोटा लिख दिया। कहले नहीं, मैं गंजाऊंगा, मेरे गंजे ऊपर पे लिखिए ना। अच्छा भाई ठीक है, लिख देता। तो मैंने ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे उजले चमन, हाँ, उन्होंने ट्यून पे मैंने गंजों का एंथम लिख दिया उनके लिए। तो वो दोनों वहाँ बरसों से गा रहे हैं, और वो अप्रिशिएट होता है। और बहुत अप्रिशिएट होता है, और बाकायदा अनुपम जी तो ऑलमोस्ट हर दूसरे इंटरव्यू में ये गाना जरूर गाते हैं। हाँ,
अच्छा पर आज तक उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया, आज पता चला कि कहाँ से आया है। अरे कोई बात नहीं, वो क्रेडिट नहीं कहा है। चलिए अब बहुत वो शुक्रिया क्रेडिट जावेद भी साहब। मुझे थोड़ी लिखा था, वो तो अनुपम के लिए लिखा था। ये बात तो है। लेकिन बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपने इतना वक्त दिया। नोबल जेस्चर बाय यू बिकॉज दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स, इट्स अ नॉन स्टॉप ट्रिब्यूट टू कोविड वॉरियर्स। एंड अगर आप कोई मैसेज देना चाहें हमारे इस माहौल में, इस देश के जितनी भी जनता है उनको, तो बड़ा मजा आएगा। मैं सिर्फ उन्हें एक मैसेज देना चाहूंगा कि दो बातों का ख्याल रखिए। एक तो दुनिया में सब लोग हमारे बराबर खुशकिस्मत नहीं है। हम ये समझे ये हमने सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं। इसमें हालात भी होते हैं और इत्तेफाक भी होते हैं। कुछ लोगों के साथ वो हालात वो इत्तेफाक नहीं हो पाए, तो वो आज तकलीफ की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका ख्याल रखिए और जहां तक हो सके रखिए। हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसी बात सुनने में आती है जो सुन के बहुत तकलीफ होती है। अभी मैंने सुना यही बॉम्बे में कोई फैमिली थी जिन्होंने, जो उनके घर में मेड आती थी काम करने, उससे कहा इतने दिनों तुम आई नहीं तो 1000 रुपए तुम्हारे कम। अब बेचारी को 5000 तो तुम देते थे, उसमें से 1000 रुपए काट लिए। अब ये कोई बात है यार, ये सब ना करो। जहां तक हो सके हम सब जो है कोई टाइकून तो नहीं है कि लाखों लोगों की मदद कर सके, लेकिन 5 की तो कर सकते हैं, 3 की तो कर सकते हैं, उतना ही कर दो। एक दूसरे ये याद रखो कि बुरे आदमी को बुरा समझो, वो सही है, लेकिन अगर कोई तुमसे ये कहे कि ये 10 करोड़ आदमी बुरे हैं, वो झूठ है। 10 करोड़ सारे 10 करोड़ आदमी बुरे नहीं हो सकते। 20 करोड़ आदमी, हर जगह पे हर तरह के लोग होते हैं। सांप्रदायिकता से बचो, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। वो कोरोना है, कोरोना तो चला जाएगा, ये सांप्रदायिकता ना रह जाए, इस बात का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच जावेद साहब। वेल दिस इज 100 आवर्स 100 स्टार्स। मैं हूं रेडियो का बच्चन पीयूष, एंड प्लीज कीप डोनेटिंग टू द पीएम फंड। यू कैन सी द क्यूआर कोड फ्लैशिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द स्क्रीन। थैंक यू सो मच जावेद साहब, बहुत शुक्रिया। Hey, hi, this is RJ Yash from Fever FM Hyderabad, and I hope you're enjoying 100 Hours with 100 Stars. The list is great. We have got legends, we have got superstars, so just stay tuned. And if you like what you see, please do like, share, comment, and subscribe our social handles, and just stay safe.